जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछने की प्रबल संभावना है। बच्चों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बच्चों, आइए आज हम लोग उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे जो पहला प्रश्न है बच्चों, जो कि ग्रुप ए के है, जो कि 1 नंबरी प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो आपके पास में मैं लेकर आया हूँ, कह रहा है काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है। जो काली मृदा होता है बच्चों, उसको हम लोग रेगुर मृदा के भी से नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा रेगुर मृदा। रेगुर मृदा किसके लिए उपयुक्त माना जाता है, तो ये कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि जो जो काली मृदा होती है बच्चों, इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा है बच्चों, कह रहे सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के भी वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो बच्चों याद रखोगे ममता बनर्जी। ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं, ठीक है, जैसे आप लोग को पता है जब चुनाव होता है तो चुनाव में देखिएगा कोई दल, जैसे कि अभी बीजेपी है, आपका कांग्रेस हो गया, आजसू हो गया, जेएलकेएम हो गया। ठीक है, तो ये जो दल आप लोग सुनते हैं एक राजनीतिक दल है, तो उनको मान्यता, राजनीतिक दल की मान्यता कौन देता है, तो ये चुनाव आयोग देता है। ठीक है, कौन देता है बच्चों, चुनाव आयोग। अब राजनीतिक दल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक क्षेत्रीय दल और एक राष्ट्रीय दल। ठीक है, क्षेत्रीय दल जो होता है बच्चों, ठीक है, उनका जो अधिकार होता है वो मात्र किसी राज्य विशेष तक ही होता है, जबकि जो राष्ट्रीय दल होता है वो उनका जो अधिकार होता है वो पूरे राष्ट्र में होता है, यानी कि वे पार्टी पूरे राष्ट्र में चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, चुनाव आयोग का जो वर्णन है बच्चों, वो संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक इसका वर्णन है। कहाँ तक है बच्चों, तो कहोगे सर आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक इसका वर्णन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न चौथा है आपके पास कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, जो आर्थिक महामंदी है उसकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो कहोगे सर अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे, अमेरिका में, याद रखोगे। चलिए, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। देखिए बच्चों, हमारे पास जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों को 3 सूची में बांटा गया है। ठीक है, एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, जैसे मुद्रा वगैरह हो गया, सैनिक वगैरह हो गया। ठीक है, जनसंख्या हो गया, जनगणना, जनसंख्या नहीं जनगणना, ये सब संघ सूची का विषय है। लेकिन अगर राज्य सूची के अंतर्गत बात करेंगे तो राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार के पास होती है, जैसे पुलिस वगैरह, वन वगैरह। ठीक है, जबकि जो समवर्ती विषय सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उनमें कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास होती है, जैसे शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा जो है बच्चों उसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होती है। लेकिन ये भी याद रखोगे, अगर एक ही विषय पर दोनों सरकार कानून बनाती है तो केंद्र द्वारा बनाया हुआ कानून सर्वमान्य होता है और राज्य सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून केंद्र के द्वारा बनाए जाने के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, तो शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, तो याद रखोगे समवर्ती सूची में। सबसे ज़्यादा पूछने वाला प्रश्न है, कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश कौन रखता है। देखिए, कार्यपालिका का काम क्या है बच्चों, तो कार्यपालिका का जो काम है, ठीक है, ये कानून निर्माण करती है। कार्यपालिका नहीं, विधायिका जो है वो कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका जो है वो इसको लागू करती है और न्यायपालिका जो होती है, ठीक है, वो इनकी रक्षा करती है और उन पर अंकुश रखता है। कौन करता है, न्यायपालिका, ताकि इन लोग मनमानी ना कर सके।
हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? देखिए, हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है बच्चों, इनकी रचना महात्मा गांधी ने की है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। जोसेफी मैथेसनी कौन थे? यानी जोसेफी मैथेसनी कौन थे? तो यह इटली का एक महान क्रांतिकारी था। याद रखोगे। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि मार्टिन लूथर कौन थे? देखिए, जो मार्टिन लूथर है बच्चों, ये एक धर्म सुधारक थे। आप लोग सटीक याद रखोगे, एक धर्म सुधारक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आप लोग जान रहे हैं कि कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है बच्चों? तो कहोगे सर कि यह एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला का निर्माण पुनः हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोयला का निर्माण कैसे हुआ था बच्चों? तो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व कई प्राकृतिक घटना एक साथ घटने के कारण पृथ्वी पर जितने भी उपस्थित जीव जंतु पेड़ पौधे थे, ये सारे पृथ्वी के अंदर दब गए। और लंबे समय तक दबे रहने के कारण क्या हुआ? ताप तथा दाब बढ़ा, और ताप और दाब बढ़ने के कारण धीरे धीरे यह विघटन हुआ, और विघटन होने के कारण कार्बन का रूप धारण कर लिया, जिसे आज हम लोग कोयले के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा बार पूछने वाला प्रश्न है बच्चों कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? समझिएगा थोड़ा, हमने आंसर लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, तो कह रहा है कि राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की एक सामूहिक पहचान होती है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को यानी अपने आप को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग में, मान्यतावाद इससे जुड़ी हुई महसूस करती है, तो उसे हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। यानी राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की एक सामूहिक क्या है? पहचान है, जो किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब अपने आप को एक समान संस्कृति, एक समान धार्मिक, ठीक है, मान्यतावाद से जुड़ी हुई अगर वो महसूस कर रही है, तो उसे हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, कब किया गया था, इसका बहिष्कार क्यों किया गया था? चलिए देखिए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए क्यों किया गया था बच्चों? तो भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उनकी कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद बच्चों? तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इनका निरीक्षण किया जाएगा। उन्हीं की जांच करने के लिए एक आयोग गठन किया गया था। तो लेकिन ये जो आयोग का गठन किया गया था वो समय सीमा से पूर्व कर दिया गया था। ठीक है, यानी 1919 में हुआ था, लेकिन 1929 में इसका होना था, फिर 1929 में, लेकिन 2 वर्ष पूर्व इनकी गठन 1927 ईस्वी में ही कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 ईस्वी में एक विधान, यहाँ पे देखिए टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे होगा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था जिसे हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको मानते हैं साइमन कमीशन, क्योंकि इनकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो सर जॉन साइमन थे। ठीक है, इस आयोग में कुल 6 सदस्य थे। कितने थे? 6 सदस्य थे, जो सभी के सभी अंग्रेज थे। एक भी भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। जब यह कमीशन भारत 1928 में पहुंचा तो भारतीयों ने उसे काले झंडे दिखाकर, यहाँ पे मिस्टेक है टाइपिंग में, काले झंडे दिखाकर के विरोध किया गया, और जहाँ जहाँ ये आयोग गया वहाँ पे भारतीयों ने इसका जोरदार विरोध किया और साइमन कमीशन गो बैक मतलब वापस जाओ का नारा दिया। कौन सी नारा दिया था बच्चों? तो साइमन कमीशन वापस जाओ, गो बैक का नारा दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, कह रहा प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? ठीक है, देखिए प्रति व्यक्ति क्या होती है? किसी देश की कुल जनसंख्या या तो कुल आय, और उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होती है उसी को हम लोग औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी देश की जो आय है वो 320 करोड़ है। ठीक है, और वहाँ की जो जनसंख्या है वो 32 करोड़ है। ठीक है, कितना है? 32 करोड़। यहाँ पे है 320 करोड़ या
और यहाँ पे इसकी जनसंख्या कितना है 32, तो इससे जो काटोगे तो कितना आएगा 10, यानी वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय आएगी वो कितना होगा 10 रुपया। ठीक है, तो उसी को हम लोग औसत आय के नाम से भी जानते हैं और प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह राष्ट्र अधिक विकसित माना जाता है। ठीक है, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होती है वह देश कम विकसित माना जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? यानी किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की जो साझेदारी है, यहाँ पे मिस्टेक है, क्यों जरूरी है? देखिए, लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी निम्नलिखित कारणों से जरूरी है। सत्ता की साझेदारी के बिना किसी भी लोकतंत्र की कल्पना करना संभव नहीं है। ठीक है, क्यों संभव नहीं है? कि सत्ता की साझेदारी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है जिसमें सामाजिक समूह के बीच टकराव की आशंका कम होती है। क्यों कम होती है बच्चों? तो उनमें उस समाज में रहने वाले सभी वर्गों को समान अधिकार प्राप्त होता है। आप समझिए, सत्ता की साझेदारी होने से सभी वर्ग के लोगों को समान अधिकार मिलता है। बिल्कुल, जब सभी लोगों को समान अधिकार मिलना लगे तो फिर आपसी मनमुटाव तो फिर कह सकते हैं कि टकराव कम हो जाएगा, जिससे गृह युद्ध जैसी समस्याएं नहीं होगी। सत्ता की साझेदारी होने से समाज के सभी वर्गों के लोगों को समान भागीदारी होती है। अगला है, सत्ता की साझेदारी होने से देश में टकराव कम होती है। तो ये चारों पॉइंट आप सभी याद रखोगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यानी किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में सत्ता की साझेदारी होना बहुत जरूरी है। सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा करना। सत्ता का क्या होता है? बंटवारा, यानी विभिन्न वर्गों के लोगों को भागीदारी मिलना। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य का स्पष्ट करें। देखिए, जो चुनाव आयोग होता है, ठीक है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं बच्चों? तो चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित होते हैं। चुनाव आयोग चुनाव की तैयारी कराता है और चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्ष संचालन करता है। चुनाव आयोग आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, जिससे आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि हम लोग चुनाव से पहले सुनते हैं कि आचार संहिता लग गया। आचार संहिता लग गया मतलब अब कोई नया कानून नहीं बनेगा तो कोई भी नया कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो चुनाव आयोग क्या करता है कि आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश देता है तथा चुनाव में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर उनका समाधान करता है। ठीक है, चुनाव आयोग मतदाता सूची भी जारी करता है। इसके बाद चुनाव आयोग क्या करता है? किसी भी दल को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। देखिए, आप लोग देखे होंगे, जैसे भी कोई भी राजनीतिक दल होता है, ठीक है, उनको मान्यता कौन देता है? तो चुनाव आयोग देता है, निर्वाचन आयोग ही देता है। ठीक है, इसके बाद उसका कोई ना कोई एक अपना चुनाव चिन्ह होता है, जैसे भी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है क्या है? तो कमल छाप है। जैसे अपने राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, कांग्रेस। कांग्रेस सबसे पुराना पार्टी है जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इनका चुनाव चिन्ह हाथ छाप है, पंजा छाप जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे भी आप देख रहे हैं कि आजसू का चुनाव चिन्ह क्या है? तो केला छाप। तो ये चुनाव चिन्ह प्रदान कौन करता है? तो ये चुनाव आयोग करता है। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि ठीक है, मतदाता सूची। जब हम लोग मतदान करने जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक सूची दिया जाता है, उसमें हम लोग अपना नाम ढूंढते हैं कि हमारा मतदाता सूची में नाम है या नहीं है। तो ये मतदाता सूची जारी कौन करता है बच्चों? तो ये चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने भारतीय बुनकरों से सूती और जो रेशमी कपड़े बनाते थे उनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कच्चा माल खरीदने के लिए बुनकरों को पेशगी के रूप में कर्ज दिया। यानी सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे वो बुनकरों को कर्ज के रूप में पैसा दिया, जिसके कारण क्या हुए, बुनकर जो थे स्थायी रूप से कर्ज के जाल में फंस गए। जैसे मान के चलिए, अगर हम किसी वस्तु को बनाते हैं और हम किसी से उस वस्तु को बनाने के लिए हम किसी से पैसे ले लेंगे तो हम अपना जो उत्पादन होगा, ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट तैयार करेंगे उनको किसी अन्य व्यापारी को तो अन्य किसी के पास हम नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कर्ज के जाल में फंसा दिया। कंपनी के वेतनभोगी गुमास्तों की नियुक्ति की गई। यानी कंपनी के जो वेतनभोगी थे वो गुमास्तों की नियुक्ति की गई, जो कपास के उत्पादन और बुनकरों द्वारा बनाए जाने वाले रेशम की निगरानी करते थे। ये जो गुमास्ते होते थे वे बुनकरों की निगरानी करते थे। वे देखते थे कि कहीं ये जो है, ठीक है, अपना जो उत्पादन कह सकते हैं, जो प्रोडक्ट था वो किसी अन्य व्यापारी को तो नहीं बेच रहा है। ठीक है,
अगला है कि ये देखते थे कि बुनकर यूरोपीय कंपनियों या किसी अन्य स्थानीय व्यापारियों के लिए भी तो काम नहीं कर रहे हैं। यानी जो गुमास्त होते थे बच्चों, ये यह भी निगरानी रखते थे कि कहीं जो ये बुनकर है किसी अन्य स्थानीय व्यापारी या तो किसी अन्य के भी लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसे तो हमने दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट अगला है, गुमास्तों ने, यहाँ पे एक मिस्टेक है, गुमास्तों ने बुनकरों के साथ कठोर और अपमानजनक व्यवहार करते थे, जिससे बुनकरों की दशा धीरे धीरे और दयनीय हो गई। ठीक है, अब क्या कठोर और अपमानजनक व्यवहार करते थे? आने की मान के चलिए, जो बुनकर इससे पैसे लेते थे और अगर समय पर उसको अपना माल नहीं दे पाते थे तो उन्हें दंडित किया जाता था। क्या किया जाता था? दंडित किया जाता था।